A 73-year-old man comes to the office due to 3 days of fever, facial pain over his right cheek and bloody nasal discharge. 73 साल का बंदा आता है मेरे पास, उसको फीवर है, फेशियल पेन है, ब्लडी नेजल डिस्चार्ज है. Last night he was able to see without difficulty, but this morning he developed double vision. He has had no recent trauma to the face or dental procedures. The patient has a 30-year history of type 2 diabetes mellitus complicated by nephropathy and retinopathy. His medical history also includes hypertension, hyperlipidemia. He is widowed and lives alone. मर्द भी विडो होते हैं, सही. He does not use tobacco or alcohol. Temperature is 39 degrees centigrade. Blood pressure is 130 by 76, almost normal. Pulse almost normal. Patient appears ill. Chemosis and mild proptosis of right eye are present. मतलब उसकी conjunctival उसका वो जो है वो भरा हुआ है सारा blood से. There is tenderness over the right maxillary sinus. Nasal examination shows a right nasal congestion and necrosis of the right nasal turbinate. मतलब bony necrosis चल रही है फिल वक्त. Okay. Necrosis of the hard palate is present. Cardiopulmonary examination is normal. No skin rash. CT scan reveals opacification and bony erosions of the right maxillary sinus. Causative organ. Actinomyces जो है वो एब्सेस करवाता है आपके गट की. यहाँ पर गट की कोई बात नहीं है, ना ही कोई ओरल एनारोबिक बैक्टीरिया भी तभी करवाते जब आपको कोई डेंटल वाला मसला. चुप करो, चुप. ठीक है, फिलहाल चुप, 2 मिनट सिर्फ. क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम मुझे नहीं पता क्या करवाता है. सूडोमोनास ओरिजिनोसा जो है वो बोनी इरोजन मुझे याद नहीं आ रहा. बोनी इरोजन मुझे सिर्फ एक ही की याद आ रही है, स्टार वाले की, जो आपका राइजोपस स्पीशीज है. 2 के डीके के केसेस में, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के केसेस में करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी डायबिटीज बहुत ज्यादा है, तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा और ये सही है. अब आप मुझे बताओ, आप क्या कह रहे थे? नो जो कर रहे थे. एक्टिनोमाइसिस नोकार्डिया एंड एक्टिनोमाइसिस, ये तो मैक्सिलोफेशियल मैक्सिलोसाइनस सम साइनस ट्रैक्ट इज प्रेजेंट देयर. गट इन्फेक्शन तो नहीं. एक्टिनोमाइसिस गट इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा आपा मेरी जान. रुको मैं बताता हूँ, तो जो मैं बताता हूँ मैं वो आपको दिखाता हूँ. देखो यहाँ पर बस सिर्फ एक पढ़ो, ओरल और फेशियल एब्सेस. ठीक है, इतना पढ़ लिया. ये आपके यूवर्ल्ड का कहीं सवाल था आपके साथ, मैंने किसी और डॉक्टर के साथ किया होगा, उसमें इसका जीआई की माइक्रोबायोटा के साथ भी हरकतें हैं इसकी. ठीक है, तो माइक्रोबायोटा के साथ हरकतें नहीं है, जीआई की एब्सेस भी वहाँ कहीं पर आपका यूवर्ल्ड में इसका सवाल है या उसकी एक्सप्लेनेशन है. ये सेरिब्रल एब्सेस करवाता है, हाई यील्ड थिंग. ये ओरल फेशियल एब्सेस करवाता है. गट की एब्सेस कहीं करवा सकता है. ठीक है, ये एक मतलब वो है. कहती हो तो मैं तुम्हें चैट जीपीटी करके देता हूँ, लेकिन तो मेरा no need to do that. I got it because dental procedure, after dental procedure it happened ना, तो गट की कुछ भी हो, लेकिन एक्टिनोमाइसिस अगर गट का एब्सेस करवाता है तो इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है, ये मेरा कहना था. बाकी रही बात इसकी जो अपना म्यूकोरमाइकोसिस की, वो नॉर्मली डीके वाले पेशेंट होता है, लेकिन डीके वाले पेशेंट में भी कोई उन्होंने कसम नहीं खाई हुई राइजोपस ने कि मुझे सिर्फ एक ही जगह पे होना है. ठीक है, अब इस बंदे की जो डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा है. एक चीज याद रख लो, जो डायबिटीज होती है वो आपकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है, और जहां भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा वहां पर आपके फंगस और वायरसेस बढ़ चढ़ के आएंगे, क्योंकि उनको मारने वाला जो है वो आपके लिम्फोसाइट होते हैं. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में सबसे पहली चीज जो खत्म होती है वो आपके लिम्फोसाइट होते हैं. ठीक है, तो ये इम्यूनो की तरह मतलब रिवर्स बेसिक में चले जाओगे अंदर. सिंपल एज दैट कि जब भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बंदा, आपको जब भी डायबिटिक बंदा दिखता है, आपको आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से आपके माइंड में आना चाहिए फंगल इन्फेक्शन. दैट्स इट. Irregular broad-based non-septidae branching at right angles causes mucormycosis, mostly in patients with decay and or neutropenia, leukemia, inhalation of spores, fungi proliferate in blood vessels, penetrate cribriform plate, enter brain, rhinocerebral and frontal lobe abscess. Cavernous sinus thrombosis, headache, facial pain, black necrotic scar on the face, may have cranial nerve involvement, surgical debridement, amphotericin B or isobutanol. क्या कहते हैं? रेनो ऑर्बिटल और रेनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस डायबिटीज मेलाइटिस कीटोएसिडोसिस वाला ज्यादातर करवाता है. हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, सॉलिड ऑर्गन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट. अगर देखना चाहो तो तीनों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में. हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी को थोड़ा फिलहाल साइड पे वाले रखो. ठीक है, ट्रांसप्लांट में हम लोग वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज करते हैं.
हेमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसी में भी जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, प्रॉपर काम नहीं करते। मैनिफेस्टेशन में अक्यूट और अग्रेसिव होता है, फीवर, नेजल कंजेशन, प्यूरिलेंट नेजल डिस्चार्ज, हेडेक, साइनस पेन, नेक्रोटिक इन्वेजन ऑफ द पैलेट, ऑर्बिट ब्रेन, साइनस एंडोस्कोपी विद बायोप्सी एंड कल्चर, सर्जिकल डिब्राइडमेंट, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स जैसे ज्यादा ग्लूकोज या एसिडोसिस, लार्जली ड्यू टू राइजोपस स्पीशीज, यू नो अबाउट दैट, म्यूकोरमाइकोसिस उसी वजह से होता है। ठीक है, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की पिक्चर देख लो जो वाइड एंगल वाली होती है, ठीक है, राइट एंगल ब्रांचिंग वाली होती है, नॉन सेप्टेडाइटिस को बोलते हैं। Mucormycosis is an invasive fungal infection that mostly manifests as rhino-orbital, rhinocerebral disease in patients with immunocompromised, particularly poorly controlled diabetes mellitus. Symptoms include acute fever, nasal congestion, purulent nasal discharge, headache, and sinus pain. Local necrotic spread is common. Diagnosis required sinus endoscopy with tissue sampling. ये चीज न्यू है बस हमारे लिए, बाकी हमने फिर भी फर्स्ट एड में सारा पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट। अब मेरा तो दिल ये कर रहा है कि एक काम करो, मुझे नहीं पता ये करना चाहिए नहीं, जो चीजें ये जो इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा है वो मैं स्टेप 1 के फर्स्ट एड में ऐड कर दूं बस। लेकिन अब मुझे ये पता नहीं कि ये एक सही डिसीजन रहेगा या नहीं। I think no, because you will get this in inner circle. हाँ, because I will get this Just inner circle। सही कह रही हो, समझ if गया। just हाँ, read the ठीक है, first aid, then हाँ समझ गया मैं। कोई कोई चीज जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वो बंदा डाल ले बस। बाकी जैसे वो जीका वाला केस था, ये 3 डिफरेंशिएशंस थे, तो उसमें बेनिफिट मिल जाएगा मुझे। ये है कि मेरा नॉलेज जो है ना वो एक ही जगह पर रहेगा, ये फायदा हो जाएगा। अगर मैं किसी और चीज में एनोटेट कर रहा हूँ ना, फिर क्योंकि मेरे पास पीडीएफ है, मुझे लिखना तो है नहीं, अगर मैं इनर सर्किल में एनोटेट कर रहा हूँ तो फिर मतलब 2 चीजें हो जाएंगी मुझे पढ़ने की। खैर छोड़ो। ओके, डायग्नोसिस रिक्वायर्ड साइनस एंडो की एंडोस्कोपी विद टिश्यू की सैंपलिंग, और राइजोपस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। उसके बाद एक्टिनोमाइसीज इज अ कमेंसल बैक्टीरियम ऑफ द ओरल कैविटी दैट कॉजेज अ पेनलेस स्लो ग्रोइंग mass that with draining sinus tract, sulfur granules on or near the jaw. Infections occur mainly in the patients with immunocompromised uh, diabetes mellitus after dental procedures, जो कि हमारे पेशेंट नहीं थे। This patient has an acute painful infection with prominent necrosis, making mucormycosis more likely. Clostridium septicum causes spontaneous gas gangrene with the acute fever, muscle pain, severe and blood-stained skin lesions. Infections primarily involve the extremities. Oral anaerobic bacteria are less likely to cause disease in anaerobic sinus environment. In aerobic sinus environment, माजरत के साथ, oral anaerobic bacteria are less likely to cause infection in the aerobic sinus environment. This patient with a poorly controlled diabetes mellitus, palate or turbinate की necrosis and sinus drainage likely has mucormycosis. Pseudomonas aeruginosa is an aerobic gram-negative organism that can cause a variety of infections including endophthalmitis. पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं, ये आपके ऑर्बिट का इन्फेक्शन करवाता है, एंडोप्थेल्माइटिस। Pseudomonas aeruginosa nasal अपर मतलब जाता होगा ऊपर कर बीफॉर्म प्लेट से चढ़ के। This infection usually manifests with acute ocular pain and decreased visual acuity after eye का trauma or surgery. Palate or turbinate का necrosis and nasal discharge are atypical. Staphylococcus aureus and Staphylococcus and Streptococcus pneumoniae are common causes of bacterial sinusitis. Severe cases may result in complications including osteomyelitis. However, symptoms typically arise over days or weeks and would not be associated with necrosis of hard palate and turbinate. Good. ये पढ़ो ऊपर वाला पोर्शन आपा, तुम नींद कर रही, जल्दी करो, 10 मिनट हमारे पास। Mucormycosis is highly destructive fungal infection caused by a collection of mold ubiquitous in environment. Spore are inhaled and convert to hyphae in the nasal, turbinate, and respiratory tree. Immunocompetent individual may clear the organism, but individual with significant immunocompromise are at high risk for invasive disease. Patients with poorly controlled diabetes mellitus, especially with ketoacidosis, are most likely to develop mucormycosis. Rhino-orbital cerebral mucormycosis
usually caused by Rhizopus species. Symptoms are acute and include fever, nasal congestion, pool and nasal discharge, headache, and sinus pain. Local necrotic spread due to infraction of infected tissue to the palate, orbit, and brain is common. Early diagnosis is critical as mortality rate are as high as 60%. Any patient with significant immunocompromised and sinusitis require sinus endoscopy with culture and biopsy. Histopathologic identification of organism to evaluate for mucormycosis. Treatment involves surgical debridement, antifungal therapy, liposomal amphotericin B, and elimination of predisposing factor hyperglycemia. Okay. Treatment. What are the treatment? Surgical debridement, antifungal therapy, liposomal amphotericin B, and elimination of the predisposing factor like hyperglycemia. चलो ये वाला मैं आपको कॉपी पेस्ट करके भेज देता हूँ, पढ़ लेना चाहिए। प्रॉब्लम ठीक है। ओके ओके। A 29-year-old man comes to the office due to 10 days of fatigue and copious watery diarrhea. He has had no fever, tenesmus, vomiting, or blood or mucus in the stool. The patient returned a week ago from a 3-week trip to Eastern Europe. During this trip, he spent a lot of time hiking and swimming in the local lakes and streams. He has no chronic medical conditions and takes no medications. The patient does not use tobacco, alcohol, or illicit drugs. Temperature is 37.2 degrees centigrade. Blood pressure is 120 by 74 millimeters of mercury. Pulse is 80 per minute and respirations are 15 per minute. Cardiopulmonary auscultation is normal there. Abdomen is soft and non-tender with increased bowel sounds and no organomegaly. Stool testing is negative for leukocytes and fecal occult blood. Which of the following organisms is most likely responsible for this patient's symptoms? सोचने दो थोड़ा, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। क्या कर रही हैं आप इसमें? मुझे थोड़ा नहीं आ रहा, बट तुक्का तो मारूंगा मैं। क्या बताओ आप? अच्छा, rule of exclusion, Clostridium difficile. It occurred after using antibiotics, so we can rule out this thing. बिल्कुल काटो। ये HIV वाले and- पेशेंट में हमारा बंदा नॉर्मल है, काटो, आगे बढ़ो। No, I will not cut that parvum. I will. Okay, Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. Bloody Liver diarrhea, is आगे also बढ़ो। involved. Bloody Yeah, diarrhea। and Shigella. Yeah, bloody diarrhea. And Shigella also bloody diarrhea. Strongyloid Strongyloids, Staphylococcus. They are not associated with diarrhea, right? So they are some coughing infection. हाँ, निमोनिया करवाता है। Shigella may be the bloody diarrhea. Only Clostridium parvum is the watery diarrhea. ठीक है। So I will go with Clostridium. सही है, समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया मैं। बस सही, मैं गलती कर गया। शिगेला मुझे ये तो याद था कि सोना है, और जो वो एक होता है शिगेला सोना है, दूसरा होता है शिगेला फ्लेक्सनरी, एक तीसरा भी होता है। तो मुझे ये तो याद था कि सोना है ब्लडी डायरिया करवाता है, मोस्ट डेंजरस होता है। शिगेला डायरिया करवाता है ब्लडी, लेकिन मैं भूल गया इस सेंस में कि अपना मैंने ये सोचा कि शायद इसको क्रिप्टो जो स्पोरिडियम है वो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को और एड्स वाले पेशेंट को लगता है ज्यादातर, तो ये दोनों इस पेशेंट में नहीं थे, तो इसलिए मैं सोच रहा था नहीं होगा। बट आप अपनी जगह सही हो, इसकी फीकल ट्रांसमिशन भी है, फीकल ओरल, जिसकी वजह से ये जो ट्रैवल पे गया है ना, वहां से कंटामिनेटेड वाटर या एनिमल कॉन्टेक्ट इसको लगा है। आई वॉज अनअवेयर ऑफ दिस थिंग, क्रिप्टोस्पोरिडियम में ऐसी कोई चीज भी होती है, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से फर्स्ट एड में ये नहीं लिखा। फिर भी आई वुड लव टू चेक कि अगर लिखा है कहीं तो। हाँ, मुझे नहीं याद आ रहा,
लेकिन फर्स्ट एड बहुत अजीब But लिखा हुआ है। in sketchy video, they said that it occurred through the बस contaminated water source. ये लिखा हुआ है, देखो, oocyst in water, mild disease, watery diarrhea and immunocompetent host लिखा हुआ है, देखो Hmm. Hmm. कि इम्यूनोकॉम्पिटेंट होस्ट में भी वाटरी डायरिया करवा सकता है उल्लू का पट्टा, सीवियर डायरिया करवाता है एड्स में। ठीक है, ठीक है, हिंट तो इन्होंने खैर स्टेप 1 में भी दिया हुआ है, क्रोनिक वाटरी डायरिया या जो भी है, बट सही है, समझ गया मैं क्या सीन है। और ये जार्डिया का भाई है, ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं, गलती होगी तो सीखेंगे। गलत सवाल वैसे भी सालों तक याद रहते हैं। Cryptosporidium causes watery non-inflammatory diarrhea that self-resolves in immunocompetent patients within 10 to 14 days. Immunocompromised patients are at risk for prolonged severe disease. This infection is most commonly acquired after travel to resource-limited regions due to ingestion of contaminated water. Okay. क्रिप्टोस्पोरिडोसिस का क्या सीन, एपिडेमियोलॉजी पढ़े आप? Okay, Cryptosporidium. Epidemiology, fecal oral transmission, contaminated water, animal contact. Risk factor, immunosuppression, AIDS, transplant recipient. Clinical manifestation, immunocompetent, self-resolving, watery, non-inflammatory diarrhea less than 2 weeks, and immunosuppressed. Immunosuppressed, prolonged severe diarrhea with weight loss or malabsorption, biliary disease, cholecystitis, cholangitis. Diagnosis, stool PCR testing, stool microscopy, acid first staining, oocyst, or immunofluorescent assay. Intestinal biopsy organism on mucosal brush border. Acha. Intestinal biopsy organism on mucosal brush border. And diagnosis by stool PCR. One is PCR, then stool microscopy. We get this acid first staining oocyst or immunofluorescent assay, and then intestinal biopsy. Intestinal biopsy organism, direct organism on mucosal brush border. Treatment immunocompetent. Like this patient, immunocompetent, supportive care. If immunocompromised, then nitazoxanide. Acha. Patient with HIV should be started on antiretroviral therapy first and treated with antimicrobial therapy only if symptom persist. Okay, first antiretroviral therapy, and if symptom persist, then antimicrobial therapy. This patient who recently returned from a resource-limited region has traveler diarrhea. Although bacterial and viral pathogens are most common cause of traveler diarrhea, parasite organisms such as Cryptosporidium parvum, Cyclospora, and Giardia are responsible for most cases of prolonged profuse watery diarrhea. Okay, so if we get prolonged diarrhea, then we think about the parasite Cryptosporidium parvum, Giardia, and Cyclospora. Cryptosporidium parvum is an intracellular protozoa most commonly transmitted via ingestion of contaminated water, drinking, and swimming. Oocyst released sporozoid that attach to the intestinal epithelium, resulting in altered villus architecture. Same mechanism like Giardia. Although a minority of the patient remain asymptomatic, most develop mild or profuse watery, non-inflammatory, negative fecal leukocyte or bloody diarrhea. Malaise, nausea, crampy abdominal pain, and low-grade fever may also occur. Okay. Scroll it down. थोड़ा नीचे जाओ. थोड़ा नीचे जाओ. Stool PCR testing or microscopy with acid first staining is usually diagnostic. Routine stool ova and parasite testing does not identify Cryptosporidium. Infection with Clostridium parvum is typically associated with immunocompromised AIDS. Such patients are at high risk for severe prolonged disease. Acha. So immunocompromised is just a risk factor. It's not a mandatory thing. However, the organism is also among the most common enteric pathogen globally. An outbreak related to contaminated water after affect immunocompetent hosts who typically have a spontaneous resolution of symptoms within 10 to 14 days. Okay. Other thing you read, no? Option A, C, D, E. बस ठीक No? है, सही है. छोड़ते हैं इसको, ऑप्शन ABCD को. स्टूल पीसीआर टेस्टिंग और माइक्रोस्कोपी विद एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूजुअली डायग्नोस्टिक. Stool over routine stool and parasite does not identify Cryptosporidium. Infection with C. parvum is typically associated with immunocompromised for risk a prolonged disease. ठीक है, most common enteric pathogen globally, outbreaks, contaminated water, affect immunocompetent. बस ये चीज जो थी ना वो इम्पोर्टेंट थी, एक ये वाली चीज. बस वो तुम्हें यूवर्ड यही चीज याद करवाना चाहता है कि क्योंकि यू नो दैट के फंगल या जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है वो एड्स वाले पेशेंट में ज्यादा लगते हैं एज एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, बट Cryptosporidium parvum जो है वो
इम्यूनो कॉम्पिटेंट या यंग तगड़े होस्ट में जो जैसे ये 29 साल का तुम्हारी तरह एक बंदा था, उसको लग गया तो अल्लाह खैर सला 10-15 दिन में खुद ही सेट हो जाएगा। आगे बढ़ो, लास्ट सवाल करते हैं चलो। क्या नाम है? A 22-year-old man comes to the office due to several small pleuritic skin pustules on his lower extremities. The patient first noticed the lesions a week ago during a trip to New Mexico, where he hiked in the mountains and swam in a heated hotel pool. He was given trimethoprim sulfamethoxazole at an urgent care, but the pustules have persisted despite medication is prescribed for 3 days. The patient has no chronic medical condition, takes no other medication, temperature almost normal, BP almost normal, thoda kam. Examination shows small, several tender papillopustules on the bilateral extremities, or pathogen most likely causative. बताओ. Okay, just give me 1 minute. Examination shows several small tender papillopustula on the bilateral lower extremity. Papillopustula bilateral lower extremity. He hiked in the mountain and swam in heated hotel pool. Given trimethoprim sulfamethoxazole at an urgent care center, but pustule have persist despite taking the medication. So trimethoprim sulfamethoxazole, but still it persists. So yes, pseudomonas and watery, some watery environment is there. folliculitis अभी जो पढ़ के आए थे पीछे, ठीक है, hot tub folliculitis. This patient developed a tender papillopustular eruption on his lower extremities after swimming in a heated pool, raising strong suspicion for Pseudomonas aeruginosa folliculitis. Hot tub folliculitis in most cases develop within hours or few days after swimming in an inadequately chlorinated swimming pool or hot tub, यानी जहाँ पर बैक्टीरिया रह गया हो. The rash that forms is generally tender and may appear as pustule, papule, or nodule. Papule, pustule, or nodule. Low-grade fever is often present. The eruption is usually self-limited, does not require treatment. However, patients should be advised to avoid the contaminated water that led to this condition. If lesions persist in oral fluoroquinolone, may be considered. Although Staphylococcus aureus is the leading cause of purulent infections, folliculitis, जो अभी हम पहले भी पढ़ के cellulitis, folliculitis, most cases are sensitive to TNPSMX and are marked by purulent lesions with surrounding erythema and induration. The presence of several papillopustular lesions that did not respond to TNPSMX make this pathogen less likely. भाई स्टेफ ऑरियस होता तो त्रीत भी हो जाता, लेकिन त्रीत नहीं हुआ है तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे. Pseudomonas folliculitis is a self-limited cutaneous eruption that develops within hours or a few days following exposure to inadequately chlorinated pools or hot tubs. Patients generally have tender papule or pustule or nodular and low-grade fever. No treatment is usually necessary, but swimming in contaminated water should be avoided. Vibrio vulnificus, option E, is a Estuarine bacteria, यानी marine वाला, that cellulitis following inoculation in the wound. This organism lives in a marine environment of not hotel pools and usually causes spreading cellulitis similar to strep pyogeny. Sporozoic seneca is a dimorphic fungus found in soil that can occasionally cause cutaneous infections after being introduced in the skin during gardening or other outdoor activities. However, infections usually take weeks to develop and generally present with an ulcerative papule at the site of the inoculation. Subsequent lesions form along the proximal lymphatic chain. This patient's bilateral papillopustular eruption on the lower extremities makes Pseudomonas folliculitis far more likely. ठीक है, समझ थोड़ा कम है, ये पढ़ा तो है, वैसे गार्डनिंग की वजह से होता है, ये याद है मुझे. और जनरली अल्सरेटिव पैपिल होता है साइट ऑफ इनोकुलेशन. मेरी तरफ से शोर आ रहा है क्या पीछे? हाँ आपा आ रहा है ना? No. Okay, ठीक है. Group A Streptococcus pyogeny is the leading cause of cellulitis. Most cases present with spreading erythema, warmth, and tenderness at the site of skin breakout, fungal infection, or wound. Purulent lesions are less common and generally indicate an alternate pathogen. ठीक है, बस ओके आपा.
Okay, but